हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा सेशन कृषि उपकरण यानी कि पर्यावरण के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और जैसे कि प्रीवियस कल मॉर्निंग में आपको सेशन मिला था जिसमें मैंने आपको कृषि उपकरण क्या क्या होते हैं, फसल किस तरीके से उगाई जाती है, किस तरीके से वो आठों प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, जैसे कि जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई, निंदाई, कटाई, भंडारण और जो उत्सव मनाए जाते हैं, सारे हम लोग कल के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। कल कुछ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किए थे और जो रिमेनिंग क्वेश्चन कल के सेशन में हम लोग नहीं कर पाए थे वो क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कल आपको कुछ काम आ गया हो या फिर कल का सेशन आपने अटेंड नहीं किया हो, तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का ही एक टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए कंटिन्यू 2 सेशन जो है इस कृषि उपकरण वाले टॉपिक के ऊपर रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो खरीफ की फसल, रबी की फसल और फसल में किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, खाद व उर्वरक क्या होते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बेनिफिट है, इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख चुका है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मक्का उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अनिवार्य नहीं है। मक्का को यदि हम लोग उगाते हैं तो किस चीज़ की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई है। उच्च तापमान, आर्द्रता, निम्न तापमान या फिर वर्षा। तो मक्का उगाने के लिए कौन सी परिस्थिति अनिवार्य है, तो मक्का के लिए हमें निम्न तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। मक्का के लिए हमें निम्न तापमान नहीं चाहिए होता है। ठीक है, हमने देखा था खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ की फसल जो थी हमारी मानसून का जो मौसम होता है जहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पर उगाई जाती है। ठीक है, पूरा ये जून जुलाई से सितंबर तक का टाइम चलता है। तो जब हम बात करते हैं मक्का की, जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ समझ आती है कि इसको निम्न तापमान, कम टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं लगती है। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अच्छा, कुछ यूँ पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, तो हमें पता होना चाहिए। हमें पता चल गया कि निम्न तापमान की इसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे कब बोया जाता होगा? खरीफ की फसल तो हम लोगों को पता है कि देखो हम लोग कैसे बो देते हैं, मार्च के आसपास बो देते हैं और सितंबर के आसपास उसको काट लेते हैं। अब बात करते हैं यदि रबी की फसल की, तो अक्टूबर नवंबर इसका बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास हम इस फसल को बो देते हैं। अब कौन कौन सी फसल इसके अंदर आती है, तो फसल की यदि हम बात करें तो अनाज जैसे कि गेहूं हो गया, मक्की हो गया, जौ हो गया, जीरा हो गया, ये अलसी वगैरह जो होते हैं जो दवाइयों में काम आते हैं, इसबगोल वगैरह, सौंफ, राई, मेथी, ये सारी हमारी रबी की फसल के अंदर आती है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जितने भी हमारे रबी और खरीफ की फसल से बनते हैं वो सारे आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अदरक प्रवर्धन में आमतौर पर किससे उपयोग किया जाता है। अदरक की बात हो रही है, अदरक में आप उसका कौन सा हिस्सा खाते हो, ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई है। तो हमने देखा था जड़, तना और क्या क्या भाग होते हैं पौधे के, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट भी की हुई है। ठीक है, तो यदि आप वो सेशन मिस कर चुके हैं जहाँ पर हमने एनसीईआरटी समरी पेड़ पौधों के मुख्य भाग, जहाँ पर आपको मैंने हर एक पौधे को उसकी जड़ों के साथ बताया था कि कौन सी जड़ें कैसी होती है, तो वो सेशन भी आप पुराने जाकर विजिट करें। ठीक है, हर एक सेशन जो है हम लोग उसको बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल पे जाकर डिस्कस करते हैं। तो वहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्योंकि फसल से संबंधित है, इसीलिए आपका यहाँ पर भी ये चीज़ पूछी हुई है। पूछा हुआ है कि अदरक प्रवर्तन में आमतौर पर किसे उपयोग किया जाता है, तो हम लोग अदरक का तना प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सही आंसर क्या हो गया? ओके, मैं यहाँ पर ऑप्शन भी लिख रही हूँ ताकि यदि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अदरक प्रवर्तन में आमतौर पर तने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन जैसे कि हमेशा रहते हैं। जैव खाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है, वो चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। जैव खाद क्या होता है? जो हमारे, हम बोल सकते हैं कि जो जैविक चीज़ें होती है, एक तो हमारे रासायनिक खाद होते हैं जो केमिकल वगैरह से बनते हैं। जैविक खाद जो हमारे घर से निकलने वाला कचरा हो गया, ठीक है, किचन से निकलने वाला जो बचा कुचा खाना हो गया, पेड़ पौधों की पत्तियां, इनसे मिलकर यदि हम खाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग जैविक खाद बोलते हैं। तो उसके बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है वो चीज़ आपको बतानी है। यह मृदा की जलधारिता क्षमता को बढ़ा देता है, जल धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। सेकेंड पॉइंट है, इसमें सभी पादप पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिले हुए रहते हैं।
ठीक है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है। और ऑप्शन डी है कि इससे मृदा की जो बनावट है वो बेहतर हो जाती है। कल ही ये बहुत बड़ा डिफरेंस हमने देखा था जब हम खाद और उर्वरक के बीच में डिफरेंस को समझ रहे थे। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपको सही नहीं लग रहा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो जब हम जैविक खाद का निर्माण करते हैं तो वहाँ से हमें प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तो हम लोग जो रासायनिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन, पोटाश और ये सब मात्राएं पाई जाती है, उनका कुछ थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में छिड़काव करते हैं ताकि फसल को कीड़े ना लगे और फसल अच्छी तरीके से उत्पादित हो सके। इसीलिए कृषक क्या करता है? कृषक ये करता है कि वो जैविक खाद का भी यूज़ करता है और थोड़ा बहुत रासायनिक खाद भी यूज़ करता है। तो कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? तो पहला तो बिल्कुल सही है कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है, पानी को लंबे समय तक स्टोर करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करती है और साथ ही मृदा की बनावट जो है वो बेहतर हो जाती है। किससे? जैविक खाद से। गलत क्या लगा? गलत ये लगा कि इसमें सभी पादप पोषक तत्व संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो कि गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज से भूसी यानी कि चोकर को अलग करने की प्रक्रिया के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। जब हम अनाज निकालते हैं, कटाई की बात हो रही है, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कचरा जो रहता है बचा कुचा, जो जिसे हम उड़ा देते हैं हवा में, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जो प्रक्रिया होती है जिसे हम हवा में उड़ाते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से डालते हैं ताकि हवा के दबाव से वो जो हल्का जो कचरा है वो उससे अलग हो जाए और अनाज जमीन पर गिर जाए। वो वाली प्रोसेस यहाँ पर क्या कहलाती है? छानना, ट्रेसिंग करना, फटकना या फिर हाथ से चुनना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, ये प्रक्रिया कहलाती है फटकना। ठीक है, ये प्रक्रिया तो फटकना कहलाएगी। हाथ से चुनना, लाइक हम कोई कचरा निकाल रहे, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गए, इसमें से हम लोग कंकड़ निकालते, तो वो तो चुनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनाज से भूसी, जो बचा कुचा कचरा जो रह जाता है बाद का, उसको अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फटकना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4 स्टेटमेंट है और 4 ऑप्शन आपके पास है। पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर आप इसका आंसर करेंगे। बीजों के अंकुरण के लिए आर्द्रता की आवश्यकता, आर्द्रता मीन्स नमी होता है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अब आपको पढ़ना है कैसे और क्या पूछा हुआ है। देखो, पौधे जो होते हैं पोषकों का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्था में करते हैं। सेकेंड, सिंचाई करने में फसलें पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बचती है। सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है। और कथनों के उस समुच्चय, मतलब ये पूछा हुआ है कि कथनों के उस समुच्चय को चुनिए जिससे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। यहाँ पर बताया हुआ है, एक सेकेंड, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। गलत टाइप इस तरीके से हो गया है कि ये आपका पहला स्टेटमेंट है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है। नंबर ऊपर नीचे लग गए, ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, कथनों के उस समुच्चय को चुनिए जिनसे संकेत मिलता है कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। अगेन मैं इस क्वेश्चन को वापस से आपको बता रही हूँ। ये आपके 4 स्टेटमेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हटा दो। अब यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है, कथनों के उस समुच्चय को चुनना है जिससे संकेत मिलता है कि फसलों के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है। फसल को सिंचाई की आवश्यकता क्यों लगती है, उसके लिए आपको सही स्टेटमेंट जो है कि सिंचाई क्यों करनी चाहिए फसल की, वो आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, आर्द्रता मतलब नमी। यदि हम लोग सिंचाई करेंगे तो नमी बनी रहेगी और बीजों को उगने के लिए, उनका अंकुरण होने के लिए नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं, सिंचाई करने से फसलें पाले, सेकेंड स्टेटमेंट तो ये है, पौधे पोषकों का अवशोषण अधिकांश घुली हुई अवस्थाओं में ही करते हैं। जब पोषक तत्व मिट्टी में घुल जाते हैं तभी हो पाएगा। तो घुलने के लिए कुछ नमी की आवश्यकता होगी, पानी मिलेगा तभी से वो अच्छे से मिट्टी में घुल पाएंगे पोषक तत्व, चाहे आपने जैविक खाद डाला हो, रासायनिक खाद डाला हो। तो घुलने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होगा। जैसे हम लोग शक्कर डालते हैं तो शक्कर को घुलने के लिए पानी थोड़ा बहुत इस तरीके से आवश्यकता होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमको सिंचाई करनी पड़ेगी ताकि मिट्टी में अच्छे से पोषक तत्व मिल पाए। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर सही है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा सही हो गया। तीसरे की बात करते हैं, सिंचाई करने से फसलें पाले और उष्ण वायु प्रवाहों से बचती है। तो हाँ, बचती है। फसल को पाले से बचाने के लिए भी सिंचाई की जाती है।
तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो गया। सिंचाई करने से मृदा की बनावट बेहतर हो जाती है, तो नहीं, सिंचाई करने से यहाँ पर जो है मृदा की बनावट जो है वो बेहतर नहीं होती, वो तो जुताई करने से होती है। ठीक है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खेत में से खरपतवार निकालने के लिए किसान निम्नलिखित में से किस औजार का प्रयोग करता है? हमें खरपतवार निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा औजार का प्रयोग कर सकते हैं? फावड़ा का, हल का, कुल्हाड़ी का या फिर कल्टीवेटर का? खरपतवार हमें निकालना है तो हम लोग किसकी मदद से निकाल सकते हैं? फावड़ा जो रहता है उसकी मदद से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फावड़ा। और हल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? जुताई के लिए करते हैं, कुल्हाड़ी को खोदने के लिए करते हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, फावड़े से हम लोग खरपतवार निकाल सकते हैं। और हमने जो देखा था कि खरपतवार जो अवांछनीय फसलें होती है उसके लिए हम वीडीसाइड एक टेक्निक होती है जहाँ पर हम रासायनिक छिड़काव करके खरपतवार जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उर्वरक के संदर्भ में कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है? ये उपज बढ़ा देते हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग करने से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, आमतौर से ये कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, या फिर ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों की यहाँ पर बात हो रही है, खाद व उर्वरक हमने पढ़ा हुआ है। तो कौन सी बात आपको यहाँ पर गलत लग रही है? कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर गलत लग रहा है? तो ये उपज को बढ़ा देते हैं, इनके अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, कम मात्रा में प्रयोग होते हैं, या फिर ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये पर्यावरण हितैषी होते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये पर्यावरण के हितैषी मतलब पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो वो चीज़ तो गलत है। उर्वरकों की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल पर खरपतवारों के दुष्प्रभाव के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, और फिर आपसे पूछा हुआ है कि इन कथनों में जो सही समुच्चय है, सही जो आपको दिख रहा है, उनमें से आपको चुनना है या फिर चूज करना है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है कि ये फसल कटाई संचक्रण में व्यवधान डालते हैं, ये फसल की स्वस्थ वृद्धि में सहायक होते हैं, ये फसल के पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्ध करते हैं, या फिर ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। तो खरपतवार आप किसे समझते हैं? कुछ अवांछनीय पौधे होते हैं जो खेत में हमारी जो फसल होती है उसके साथ साथ उग जाते हैं, जिनको हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल सकते हैं? आपके जो उत्पादन हो रहा है, फसल का उत्पादन, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि ये फसल के पौधों के साथ साथ जल, पोषक स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्ध करते हैं। ठीक है, और ये फसल कटाई में व्यवधान डालते हैं। ठीक है, फसल जब हम काटने जाते हैं तब भी हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो एक तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। ये फसल की वृद्धि में सहायक होते हैं, ये चीज़ गलत है। ये फसल में पौधों के साथ जल, पोषक स्थान और आदि के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब जहाँ पर एक फसल को उगना था वहाँ पर उसके साथ साथ एक खरपतवार वाले पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है, और ये पौधों की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। तो आपको बताना है कि कथन का समुच्चय मतलब सही कथन को आपको यहाँ पर चूज करना है। सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? 1, 3 और 4। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि स्वास्थ्य वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं, ये तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मृदा को ढीला और उलट पलट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो पहली प्रोसेस हमने देखी थी जहाँ पर हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। सिंचाई और खाद देना, खुदाई करना, विनोइंग करना, जुताई और हल चलाना, या फिर कटाई और भंडारण करना। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? जुताई करते हैं, और जुताई करने के लिए हम लोग हल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्लो का प्रयोग करते हैं, और हमने देखा था कि अभी आधुनिक रूप से लोहे की भी एक आ रही है। ठीक है, तो जिसे होय बोलते हैं। तो उस तरीके से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो मृदा को ढीला और उलट पलट करने की प्रक्रिया जुताई करना और हल चलाना कहलाती है। सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे देश में मानसून का मौसम कौन से महीनों में होता है? मानसून कब आता है? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, जून से लेकर सितंबर तक, नवंबर से लेकर मार्च तक, या फिर जनवरी से लेकर मई तक? तो ये जो हमारा मौसम चलता है मानसून वाला, ये कब से कब तक चलता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। जो कि चलता है जून से लेकर सितंबर तक, जब हम लोग खरीफ की फसल बो देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें पानी की जो बूंदें होती है उनको पौधों की जड़ों के समीप जो है बूंद बूंद करके डाला जाता है। तो हमने कल ही दो विधि पढ़ी थी, एक तो हमारी थी कि जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, स्प्रिंकल विधि, जिसमें हम लोग फव्वारों के माध्यम से पानी दे रहे थे। ठीक है, इस तरीके से फव्वारों के माध्यम से पानी जा रहा था। और दूसरा हमने देखा था ड्रिप विधि में इस तरीके से जमीन पर पाइप बिछाए जाते हैं पूरे, और जो जड़ें होती है डायरेक्टली वहीं पर पानी पहुंचा दिया जाता है, वहीं पर पानी सप्लाई कर दिया जाता है। तो जड़ों तक पानी पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है, ड्रिप विधि कहलाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है, बिल्कुल बेसिक सा है। ठीक है, यदि आपको खेती करने के लिए जमीन का एक सूखा खंड दिया गया तो बताइए कि बीज बोने से पहले आप क्या कार्रवाई करोगे, मतलब मिट्टी को कैसे तैयार करोगे, वो पूरी प्रोसेस आपसे यहाँ पर पूछी हुई। तो बीज बोने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, मतलब मिट्टी की जुताई करनी पड़ती है। ठीक है, यदि हमारी मिट्टी इस तरीके की है कि काफ़ी अनुपजाऊ हो गई है, बंजर टाइप हो गई है, तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर जैविक खाद लगे तो वो डाल देंगे। ठीक है, थोड़े हमको वहाँ पर पानी से सिंचाई भी करनी पड़ेगी ताकि हम लोग उसमें अच्छे से बीज बो सके। तो ये वाली प्रोसेस हमें सबसे पहले करनी पड़ती है। ठीक है, आगे बात करते, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए, फिर आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन से गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एकमात्र मापदंड है कि बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जाए। तो क्या अधिक उपज प्राप्त करने के लिए हम लोग बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग कर ले तो उत्पादन अधिक हो जाएगा क्या? तो ये चीज़ गलत लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एकमात्र मापदंड है। क्या सिर्फ बीजों का चयन कर लेने से फसल उत्पादन अच्छा हो सकता है क्या? जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारी मिट्टी अच्छी होना चाहिए, फिर हमारा बीजों का चयन अच्छा होना चाहिए, फिर हम लोग अच्छे से उसकी सिंचाई कर रहे हैं, खरपतवार वगैरह हुए हैं तो उसको हटा रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग पूरा मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। तो अधिक उपज प्राप्त करने के लिए एकमात्र मापदंड है बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करना, जो कि गलत है। दूसरा है, एक ही खेत में विभिन्न मौसम में भिन्न भिन्न फसलें उगाने से उस खेत के मृदा के पोषक तत्व जो है क्या वो कम हो जाते हैं क्या? तो ये चीज़ आपको सही लग रही है क्या? आपके खेत में आप लोग खरीफ रबी सभी फसलें उगाते हो, जायद की जो मौसम के अनुसार फसलें होती है वो भी उगाते हो, तो इससे मृदा के पोषक तत्व कम हुए क्या हमारे? बिल्कुल नहीं होते हैं। यदि हम लोग अलग अलग तरीके की फसल उगाते हैं तो इससे मृदा जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसमें पोषक पदार्थों की कमी नहीं आती है। ठीक है, मृदा में बोल सकते हैं कि पोषक तत्व इस वजह से कम नहीं होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं, सभी फसलों को खेत में बीजों के रूप में लगाया जाता है क्या? मतलब यदि हमें खेत में फसल उगानी हुई तो हमें बीज ही डालने पड़ेंगे क्या? हम लोग दूसरी तरीके से फसल नहीं उगा सकते हैं क्या? ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो आप थोड़ा सा इसमें समय ले सकते हैं, सोच सकते हैं कि तीसरा स्टेटमेंट हमें ऐसा क्यों बोल रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम बहुत सारी फसलों को प्रतिरोपण के माध्यम से भी तो उगाते हैं, जरूरी थोड़ी हर फसल को उगाने के लिए हम लोगों को बीजों की ही आवश्यकता हो। प्रतिरोपण जो विधि होती है उसके माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर फसलों को उगा सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अगली अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण लेग्यूमिनी पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं की कोशिका में होता है। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हम लोग एनसीईआरटी समरी में पूरा पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा हुआ है, क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है क्या? ठीक है, कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है लेग्यूमिनी जो है उसकी जड़ जड़ ग्रंथिकाओं में बोल सकते हैं कि उसकी जो कोशिकाओं में होता है। तो ये स्टेटमेंट पढ़ने से थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि हमने इस प्रकार का स्टेटमेंट कभी नहीं पढ़ा है कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है लेग्यूमिनी पौधों की जड़ कोशिकाओं द्वारा होता है, क्योंकि वो तो राइजोबियम के द्वारा होता है। राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, न कि ये जड़ ग्रंथिकाओं की जो कोशिकाएं होती है उनकी वजह से होता है। ठीक है, राइजोबियम जो जीवाणु होता है उसकी वजह से हो पाता है हमारा जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण। ओके, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। फिफ्थ स्टेटमेंट देख लो कि कभी ये सही निकल जाए, क्योंकि पहला हमारा गलत था, दूसरा भी गलत था, हमने उसको भी करेक्ट किया। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत है। फिफ्थ पढ़ते हैं, हाल ही में काटी गई फसल का भंडारण करने से पहले उसे सुखा लेना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि फसल के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फसल बहुत जल्दी ही खराब हो जाती है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। अब इसमें आपके ऑप्शन कैसे बनते हैं? पहला ऑप्शन है हाँ,
दूसरा है नहीं, तीसरा है कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और हाँ भी नहीं भी आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाई हैं हमारे आंसर से, या तो आंसर हमारा सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो 4 ऊपर के जो ऑप्शन थे चारों गलत है, रीजन हमने देख लिया क्यों गलत है, 5वां स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में जो किसान सरसों किस महीने में उगाते हैं? तो सरसों बोई जाती है हमारी अक्टूबर से मार्च के महीने में, ठीक है। अक्टूबर से मार्च में हम लोग सरसों उगाते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि रबी की फसल के अंतर्गत आता है। उर्वरक पीड़कनाशियों, खरपतवारनाशियों आदि रसायनों का प्रयोग किए बगैर उगाई गई फसल जो होती है उसे आप क्या कहते हैं? हम लोग उर्वरक जो पेस्टिसाइड्स पीड़कनाशी होते हैं, खरपतवारनाशी आदि रसायनों का प्रयोग न करते हुए हम लोग बिल्कुल जैविक तरीके से फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो उससे हम लोग बोलते हैं जैव खाद्य पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसानों का वह कौन सा क्रियाकलाप है जिसके कारण खेत में केचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है? तो केचुए की वजह से क्या होता है? केचुए की वजह से मृदा ढीली होती है, जिसकी वजह से आर्द्रता का स्तर बना हुआ रहता है, आसानी से जो पानी है वो अंदर जमीन के अंदर जड़ों तक पहुंच सकता है। तो केचुए क्या करते हैं? मृदा को ढीला करने का, उसको भुरभुरी करने का कार्य करते हैं, ओके। एक कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़िए कि बीरा जो है, बीरा नाम का बच्चा है, अपने खेत में नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए फसलों को अदल बदल करके बोना चाहता है। उसे किसी एक रबी की फसल और किसी एक खरीफ की फसल का सुझाव दीजिए कि कौन सी फसल नाइट्रोजन की पूर्ति करती है और क्यों। मतलब पूरा रीजन आपको यहाँ पर बताना है। तो खरीफ की फसल बोने का हमने बीरा को सजेशन दिया कि तुम लोग क्या करो, इस सीजन में खरीफ की फसल बो दो, फिर रबी की फसल बो देना। तो खरीफ में हमने उसे सजेशन दिया कि तुम लोग धान या सोयाबीन बो दो, इस तरीके से कर लो तो तुम्हारी खरीफ की फसल का काम हो गया, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनी रहनी चाहिए। रबी में हमने उसे सजेस्ट कर दिया बीरा को कि तुम मटर या गेहूं क्यों नहीं बो देते हो, वो भी रबी की फसल है, तो इससे तुम्हारी मिट्टी जो है सही रहेगी, ठीक है। अब ये मटर और सोयाबीन जो रहते हैं ये लेग्यूमिनी पौधे होते हैं, जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा था जिसमें लेग्यूमिनी जो राइजोबियम वाला स्टेटमेंट पूरा अभी हमने किया। ये क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनी पौधे होते हैं जो राइजोबियम की सहायता से, राइजोबियम जो जीवाणु है इसकी सहायता से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, जो कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। यदि हमारी मिट्टी में इन तत्वों की कमी होती है, इसी के लिए हम लोग तो रासायनिक उर्वरकों जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस तरीके से फसल उगाते रहना चाहिए एक साल में बदल बदल कर, ताकि हमारे मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना हो, ठीक है। तो बीरा को हमने पूरा सजेस्ट कर दिया, अब बीरा रेडी है अपनी खेती करने के लिए। हमने बीरा को सारी टेक्निक्स भी सिखा दी कि बीरा पहली बार आया था, मान लो विदेश से आया था, हमने उसको सिखा दिया कि देखो खेती करने के लिए तुम्हें ये 8 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और हमने अब उसको फसल भी बता दी कि तुम्हें इस टाइम पर ये फसल बोनी चाहिए, ठीक है। खरीफ की फसल बोनी चाहिए, उसको कब बोनी चाहिए? जो हमारा जून से सितंबर वाला जो मंथ होता है पूरा, इसमें बो दे। रबी की फसल भी बता दी कब बोना चाहिए उसको, और ये भी बता दिया कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वो कैसे कर सकता है, मिट्टी में पोषक तत्व कैसे बनाए रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको एक बार कल भी करके बताया था कि हसिया का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, फिर कुदाली, सीड ड्रिल और स्प्रिंकल का प्रयोग यहाँ पर कहाँ किया जाता है। तो हसिया का प्रयोग हमने देखा था कि हसिया का प्रयोग हम लोग कटाई करने में करते हैं, कुदाली करने का जो है वो जुताई में काम आता है, सीड ड्रिल जो है हमारी कब काम आती है? सीड ड्रिल हमारी काम आती है बीज बोने में, और स्प्रिंकल हमारा काम आता है सिंचाई करने में, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो गया? ये आंसर देख लो, पहले का आंसर सी है, हसिया कटाई करने के काम में आता है। कुदाली करने के लिए हम लोगों को कुदाली जो है जुताई करने में काम आती है। सीड ड्रिल हमारा जो है बीज बोने में काम आता है, और स्प्रिंकल छिड़काव करना, मतलब हम लोग सिंचाई के लिए उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, जो कि आपका चैप्टर 17 था पर्यावरण अध्ययन का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सारे सेशंस करते जा रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है। मॉक टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स भी लगा रहे हैं, और यदि कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। पर्सनली आपको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर भी अपने डाउट्स बता सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए जो भी सोशल साइट्स होती है वो सारी ओपन कर दी गई है, वहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और भी यदि कोई डाउट आता है तो आप पर्सनली हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, ओके। और यदि कोई भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या आ रही है, आपको डाउट हो रहा है कि हमें कोर्स लेंगे तो किस तरीके से प्रिपरेशन आपको करवाई जाएगी, क्लास कैसे मिलेगी, तो वो सारी डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप हमारी टीम से सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। CDP का कोर्स कैसे मिलेगा? CDP का कोर्स आपको ऐसे मिलेगा,
पूरा आपको यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से सारी हम लोग लिंक सेंड कर देते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर आपके खुद के आईडी पासवर्ड रहेंगे, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है। और भी समस्या आती है कि किस तरीके से आईडी पासवर्ड मिलेगा, पेमेंट प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं 9 PM के सेशन में। 9 PM पर आपका इंग्लिश का सेशन होने वाला है, इंग्लिश पेडागोजी का, जो आप यदि सीटेट का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी टीईटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप वहाँ जाकर सेशन देख सकते हैं। थैंक यू।